वेलकम टू सीयूटी हिंदी मीडियम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मानव स्वास्थ्य और रोग के बारे में। देखो यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जरा सा हम कर लेते हैं। देखो अगर मैं आपकी बात करूं यहाँ पे तो सिलेबस में आपके अंदर देखो भाई हमको पहले से ही मालूम है कौन सी चीज क्या है, राइट। हमारे पास 2 चैप्टर है इस इकाई से, तीसरे वाली इकाई से, जहाँ पे हमको मानव स्वास्थ्य और रोग पढ़ना है और मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवी। 14 नंबर का यहाँ पे है, 7 नंबर का, एक 7 नंबर का, ये मैं आपको करा चुकी हूँ, ये हम अभी करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कर लेते हैं फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लेंगे। देखो हमको अच्छे से पता है कि भैया बहुत आज के तो है नहीं कि भाई आज से ही हम बीमार हो रहे हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम आज से ही बीमार हो रहे हैं। बीमार हम बहुत पहले से, कभी से ही होते हुए आए हैं, कभी से ही बीमारियों के नाम सुनते हुए आ रहे हैं, है ना। हमको अच्छे से पता है कि कई बार हमको आनुवांशिक विकार हो जाते हैं, कई बार हमको क्या हो जाते हैं, आनुवांशिक विकार हो जाते हैं। जो कुछ अपूर्णताएं हमारे डीएनए में, जीन में होती है, वो बच्चे के अंदर ऑलरेडी आ जाती हैं। और कुछ हमारे संक्रमक होते हैं, कुछ हमारे असंक्रमक होते हैं, जो हमारे कुछ खान पान की वजह से होते हैं, हमारे जीवन शैली की वजह से होती है, व्यायाम के अभाव से या हमारे स्वभाव से, या फिर इन चीजों से हमको कई बार हो जाता है रोग। अब अगर मैं स्वास्थ्य शब्द पे ध्यान दूं तो एक स्वास्थ्य शब्द का प्रयोग जो है बहुत ही हम धड़ल्ले से करते हैं कि भैया हाँ जी हम स्वस्थ है, ये है। पर असल में स्वास्थ्य का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति स्वस्थ कब होता है? जब वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होता है। जब वो क्या होता है, तीनों ही स्थितियों में पूर्णतः स्वस्थ होता है, तो उसको कहते हैं स्वस्थपन है, स्वास्थ्य उसके अंदर है। पर अगर इसमें से कोई भी एक चीज हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे कि हमारे कोई इसमें से एक चीज की अनुपस्थिति हो जाती है, हम शारीरिक स्वस्थ नहीं है या मानसिक स्वस्थ नहीं है, सामाजिक स्वस्थ नहीं है, तो हम रोगी के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं? रोगी के अंदर आ जाते हैं। इसमें से कुछ रोग तो ऐसे होते हैं हमारे अंदर जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे को हो सकता है। जैसे मान लो खांसी जुकाम है, एक से दूसरे को हो जाता है, जिसको हम संक्रामक कहते हैं। और सबसे मैं कहूँ हानिकारक कोई रोग ऐसा है संक्रामक, तो वो एड्स हो जाएगा। असंक्रामक जो एक से दूसरे को नहीं फैलते हैं वो असंक्रामक हो जाते हैं, ठीक है। तो असंक्रामक कौन से हो जाएंगे? जो एक पर्सन से, एक बंदे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होते हैं, वो आपके एक असंक्रामक रोग कहलाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जैसे कि आपके बहुत सारे ऐसे कि कैंसर हो गया, वो आपका असंक्रामक में आ जाता है। अब हमको कुछ रोगों के बारे में बात करना है। देखो हमको जो रोग होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? जीवाणुओं की वजह से, विषाणुओं की वजह से, क्वक की वजह से, हमारे कुछ प्रोटोजोआ, कृमि, इनकी वजह से। कुछ रोगजनक हमारे होते हैं जो हमारे अंदर रोग का कारक बनते हैं, उसी को हम बोलेंगे क्या? हमारे रोगजनक, सीधी सी बात है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जो ये रोगजनक होते हैं ये हमारी क्रियाओं के अंदर, सामान्य अत्यावश्यक क्रियाओं के अंदर बहुत बाधा पहुंचाते हैं, और उसकी वजह से ये हमारे लिए क्षति देते हैं। हमको क्षति देंगे, हमको नुकसान देंगे, तो हम ऑब्वियस सी बात है बीमारी पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ रोग आ जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले हमारे पास रोग आ जाता है टाइफाइड। कौन सा? टाइफाइड। टाइफाइड जबर जो हमको होता है वो साल्मोनेला टाइफी नाम के रोगाणु से होता है, और ये ज्यादातर गंदा खाना, गंदा पानी पीने की वजह से हमारे अंदर होता है। अगर यहाँ पे बात करूं तो कोई भी जो रोगी है जिसको टाइफाइड हुआ है उसको 39 यानी कि आपका हिंदी नहीं मालूम 39, 29, 30, 39, 40, 39 से लेके 40 सेंटीग्रेड तक उसको बुखार रहता है। शरीर में कमजोरी महसूस होती है, अमाशय के अंदर, पेट के अंदर पीड़ा होती है, दर्द होती है, कब्ज हो जाती है, सिर दर्द रहता है एक ऐसे रोगी को। और अगर हमको ये करना है, इसकी पुष्टि करनी है कि क्या इसको टाइफाइड ही है, तो उस संदर्भ में हम विडाल परीक्षण से ही होती है। ये आपका काफी जरूरी है, पूछा जाता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ना एक केस आता है मैरी मैलन का। क्या? मैरी मैलन का। एक है ना, आप हंसोगे, एक बाहर किसी देश की कहानी है कि आपका एक महिला थी जिसका नाम था मैरी मैलन उसका नाम था। उसको हम टाइफाइड मैरी के नाम से भी जानते हैं। वो एक कुक थी, यानी कि एक रसोइया थी। वो एक प्रोफेशन से कार्यरत होके, तो वो जहां भी जाती वहीं पे उसको खुद को टाइफाइड था, तो वो सबको टाइफाइड कर देती, जहां जहां जाती वहां टाइफाइड फैला देती। तो ये टाइफाइड मैरी का नाम है। अब ऐसे इसके बाद हमारे पास एक दूसरा रोग और होता है जिसको हम कहते हैं न्यूमोनिया। क्या कहते हैं? न्यूमोनिया। अच्छा, न्यूमोनिया क्या होता है? हमारे अंदर ना वायु कुपिका, हमारे जो फेफड़े होते हैं, हमारा फेफड़ा है, हमारे फेफड़े के अंदर यहाँ पे ट्रैकिया, एक ट्रैकिया हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। ये आगे से आगे विभाजित होती है तो आपकी वायु कुपिकाएं बनती है।
वायु कूपिकाओं के अंदर आपके पास थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है भैया, वायु कूपिकाओं के अंदर हमारे पास थोड़ा सा आपका म्यूकस भरा हुआ होता है ना। क्या भरा हुआ होता है, म्यूकस भरा हुआ होता है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत तो होता है, हमको मालूम, जैसे नाक है, इसके अंदर हमारा एक पदार्थ सा होता है, चिपचिपा चिपचिपा सा, हर कहीं है वो, हमारे नाक से लेके फेफड़ों तक। बट अगर वो पदार्थ आपका वायु कूपिकाओं में भर जाए बहुत बुरे तरीके से, तो उसको हम कह देते हैं न्यूमोनिया। और ये होता है जीवाणुओं की वजह से, जो कि है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। इन जीवाणुओं की वजह से होता है, जहां पे हमारे वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, जिससे हमको बहुत बुखार, ठिठुरन, खांसी, सिर दर्द हो जाता है। अगर ज्यादा हो जाए तो हमारा रंग धूसर हो जाता है, नीला काला पीला सा हो जाता है। ठीक है, अब ज्यादातर ये आपका संक्रामक होता है, कोई छींकेगा तो छींकने से वो उसके पास भी चला जाता है, मतलब बात ये संक्रामक है ये। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जुखाम, जो सामान्य जुखाम है। हम सबको पता है राइनो वायरस यानी नासा विषाणुओं की वजह से हमको जुखाम होता है। बस छाती में दर्द होता है हल्का फुल्का, हमारे फेफड़े यहाँ पे इससे संक्रमित नहीं होते हैं। न्यूमोनिया के अंदर फेफड़ों के अंदर भी संक्रमण था, बट यहाँ पे फेफड़ों के अंदर संक्रमण नहीं होता है, वो स्वस्थ होते हैं। बस हमारी नाक बंद हो जाती है, पानी बहता रहता है, ज्यादातर हमको 3 से 7 दिन तक यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ना, दर्द करती है शरीर, है ना, फटी फटी आवाज, खांसी, सिर दर्द, ये सारी चीजें हमको हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है मलेरिया। देखो मलेरिया काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। मलेरिया की अगर मैं बात करूं तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया या फिर आपका फेल्सीपैरम। पर जो फेल्सीपैरम की वजह से होता है वो वाला तो बंदा मर जाता है। अगर फेल्सीपैरम की वजह से मलेरिया हो रहा है ना, तो उसमें तो मौत होती है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में नॉर्मली हमको वाइवेक्स से होता है। देखो अब यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है, यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के कुछ जीवाणु नज होते हैं, जीवाणु नज होती है, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जैसे कि उसकी पहली अवस्था है जीवाणु जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पे भी जीवाणु ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मच्छर हमको काटता है, तो उसके सलाइवा से लार हमारे खून के अंदर जाते हैं, उस लार के अंदर होते जीवाणु। ये जीवाणु हमारे यकृत में जाएंगे, यकृत की कोशिकाओं में अलैंगिक तरीके से बहुत सारा विभाजन करेंगे, और जब बहुत सारा विभाजन हो जाएगा तो यकृत की कोशिकाएं फट जाएंगी। अब जैसे ही यकृत की कोशिकाएं फटती हैं, तो ये हमारी लाल रुधिर कणिकाओं में जाती हैं, वहां पे एकदम से आपका बहुत सारा क्या करती है, अलैंगिक प्रजनन करती है, अलैंगिक बढ़ती है। और जब आपकी आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं फटती हैं, तो उस समय पे एक रसायन का उत्पत्ति होती है, जिसको हम कहते हैं हेमाजोइन। हेमाजोइन की वजह से आपको बहुत ही ठंड का महसूस होता है, आपको ऐसा फील होता है कि जी आपको बहुत बुखार हो गया, असल में हो ही जाता है, मैं बात कहूं तो सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके खून में नर और मादा युग्मक आ जाते हैं। नर और मादा आपके लैंगिक अवस्थाओं में खून के अंदर आ जाते हैं आरबीसी के बाहर निकलने के बाद, और उसके बाद मच्छर दोबारा हमारा खून चूस लेता है। अब उसके गट में, उसके पेट में निषेचन हो जाता है नर मादा का, और वो उसकी लाल ग्रंथियों में जाके जीवाणु फिर चले जाते हैं, फिर हमको काटता है, फिर हमारे शरीर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये आपका बहुत अच्छे से लिखा है कि प्लाज्मोडियम जीवन चक्र पे अगर हम निगाह डालें, तो यहाँ पे संक्रमित मादा एनाफिलस ही मानव को काटती है, कभी भी नर नहीं काटता है। एनाफिलस का जो नर होता है, कोई भी मच्छर हुआ जो नर है, वो आपका हमेशा पादपों पे निर्भर करता है, पादपों के रस पे निर्भर करता है। मादा हमेशा काटती है, क्योंकि मादा होती है गर्भ से, और गर्भ के अंदर उसको हीमोग्लोबिन चाहिए, हीमोग्लोबिन आयरन चाहिए, और वो उसको हमारे हीमोग्लोबिन से उसको मिलता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे लिखा है कि प्लाज्मोडियम जीवाणु नज स्पोरोजाइट के रूप में मानव शरीर में घुसता है। जीवाणु नज संक्रामक रूप से प्रारंभ में यकृत में अपनी संख्या बढ़ाता है, फिर लाल रुधिर कणिकाओं में आक्रमण कर लाल रुधिर कणिकाएं फाड़ देता है, फट जाती हैं, और जिससे एक अविषालु टॉक्सिक पदार्थ हीमाजोइन निकलता है, जिसकी वजह से ठिठुरन और 3 से 4 दिन के अंतराल में आने वाले आवृत्ति जवर के लिए वो उत्तरदायी होता है। जब मादा एनाफिलस मच्छर को काटती है, एनाफिलस मच्छर किसी को काटती है, तो परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसके आगे का परिवर्तन वह होता है। यह
परजीवी मच्छर में बहुसंख्यात्मक रूप से बढ़ते रहते हैं, जीवाणु बन जाते हैं, उसकी लार ग्रंथियों में जमा हो जाते हैं, मच्छर किसी मानव को काटता है, जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, अमीबित्ता। क्या आता है, अमीबित्ता। अमीबित्ता जो होता है इसको हम अतिसार भी बोलते हैं, अमीबा अतिसार भी बोलते हैं। हिस्टोल्टिका, अमीबा हिस्टोल्टिका नाम का प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से हमारे शरीर में अमीबित्ता हो जाता है। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारे यहाँ पे उदर में पीड़ा, ऐठन, बहुत ही दर्द रहता है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है। हमारे श्लेष्मा और रक्त के थक्के वाला मल हमारे उससे निकलता है, और मल पदार्थ से, दूषित पेय जल से और खाद्य से ही इसका संक्रमण होता है। उसके बाद हमारे पास आता है सामान्य गोलकृमि, एस्कैरिस और फाइलेरिया। अरे भाई साहब ये मैंने क्या कर दिया, फाइलेरिस और आपका वाउचेरिया, कुछ ऐसे कृमि है जो मनुष्य में बहुत ही रोग पहुंचाते हैं, जैसे कि एस्कैरिसिस। एस्कैरिसिस एक ऐसा रोग है जहां पे आपका एक एस्कैरिसिस, गोलकृमि, एस्कैरिस, फाइलेरिया, जो भी यहाँ पे आपके नाम लिखे हैं, इसमें से कोई भी हमारे शरीर में गंदा खाने या गंदे पीने, ज्यादातर जो कीड़े की सब्जियां होती हैं, सब्जियों से हमारे शरीर में ज्यादा जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कई बार ऐसे खा लेते हैं जिसके अंदर कीड़ा वीड़ा कोई होता है, कृमि होता है, तो वो हमारी आंतड़ियों में, हमारी छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर बहुत सारा विभाजन करना शुरू कर जाता है। विभाजन शुरू कर लेने से वो आपका इतना बढ़ जाता है कि कोई खाना वहां से निकल ही नहीं पाता और वो बाधा उसके अंदर डाल देता है, ठीक है। आंतरिक रक्तस्रावन यहाँ पे होता है, पेशीय पीड़ा होती है, जवर होती है, अरक्ता यानी कि आपके हीमोग्लोबिन की कमी आपको होती है, आंत्र का अवरोधन होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस परजीवी के अंडे संक्रमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकलते हैं और मिट्टी, जल, पौधे, इन सब को भी प्रदूषित कर देते हैं। वाउचेरिया की अगर मैं बात करूं तो लिखा है यहाँ पे, यह संक्रमण सदूषित पानी, साग सब्जी और फलों के सेवन से होता है। इसीलिए बोलते हैं कि बिना कीड़ों की चीजें खाया करो। अगर किसी अमरूद के अंदर कीड़ा निकल रहा था तो कीड़े को निकाल के फेंकने की बजाय अमरूद को ही फेंक दिया करो। आगे है वाउचेरिया। वाउचेरिया एक ऐसा फाइलेरियल कृमि है जिसके कारण ऐसा कुछ हो जाता है कि देखो हमारे अंदर क्या होता है, ऐसा कुछ हो जाता है, हमारा पैर ऐसा हो जाता है। इसके पीछे रीजन, ऐसा क्यों हो जाता है बेटा, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी लसिका वाहिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, लसिका वाहिकाएं होती हैं। और जो पैर की, पाद की लसिका वाहिकाएं होती है, उसके अंदर धीरे 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 वो लसिका बढ़ने लग जाती है, वो इतनी जमा हो जाती है कि हमारा पैर जो है, हमारा पैर हाथी के समान हो जाता है और हमको हो जाता है हसित पाद, या फिर श्लीपद बोल जाते हैं, या फिर हम एलिफेंटासिस इसको बोल सकते हैं, फाइलेरिसिस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आगे बात करूं तो हमारे पास आखिरी में आता है दाद। और किसी को पता होगा ऐसा व्हाइट व्हाइट, हर किसी को कभी ना कभी किसी ने किसी के सामने किसी को तो होते हुए देखा ही होगा। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ये कुछ ऐसे जनराज हैं, ये कुछ ऐसे जनराज हैं जहां पे हमको दाद के लिए उत्तरदायी होती है। ये संक्रामक रोग होते हैं जो मनुष्य के अंदर बहुत ही सामान्य है, जिसके अंदर हमारी त्वचा, नाखून और शिरोवल्क हमारी सूखी सूखी शल्की हो जाती है। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बहुत तेज खुजली होती है, ठीक है। अगर उष्मा और नमी इसको मिल जाए तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आमतौर पे हमारे यहाँ पे होती है, ये पाद उंगलियों के बीच होती है, या फिर हमारे उंगलियों के यहाँ पे हो जाती है, ठीक है, या फिर हमारे छाती के नीचे हो जाती है। ऐसी जगह पे ज्यादातर ये होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक मिनट दीजिएगा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एक बार हम देख लेते हैं क्या हमारे सारे रोग पूरे हो गए हैं या फिर कोई रह गया। ठीक है जी, यहाँ पे उत्पन्न करने वाले परजीवी, मलेरिया, ठीक है, करने वाले हाँ परजीवी हो गए हैं। फाइलेरिस हो गया, एस्कैरिसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, जुकाम, न्यूमोनिया, अमीबोसिस, रिंगवॉर्म हो गया, उनकी रोकथाम वो भी हमारी है। प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्प, ओके, ये सब रह गया हमारा। ठीक है, चलो जी आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षा, यानी अगर हमको कोई रोग होता है तो हमारा जो शरीर है ना वो आगे से कोई ना कोई जवाब जरूर देता है, कोई उत्तर जरूर देता है, और उस उत्तर को हम बोलते हैं प्रतिरक्षा। यानी कि हमारा जो शरीर है उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, उसी को हम कहेंगे प्रतिरक्षा। दो तरीके की ये होती है, एक सहज प्रतिरक्षा होती है, एक उपार्जित प्रतिरक्षा होती है। सहज प्रतिरक्षा नाम से ही पता चल रहा है, सहज यानी हमारे
अंदर पहले से ही होगा। सहज प्रतिरक्षा एक ऐसी प्रतिरक्षा है जो हमारे साथ जन्म से ही होती है, ऐसा नहीं हमको कहीं से लेना, वो हमारे पास जन्म से ही होती है। 4 तरीके की होती है। पहली है आपकी शारीरिक, शारीरिक यानी आपके शरीर के अंदर है। जैसे कि मैं बात करूं हमारी त्वचा की, जैसे कि मैं बात करूं हमारी त्वचा की, हमारे नाक के अंदर जो बाल है या फिर वहां पे जो म्यूकस है, जो तरल पदार्थ है, ये आपके क्या है, आपके शारीरिक रोध है कि हमारे शरीर में कुछ जाने से हम रोकेंगे शारीरिक माध्यम से, है ना। जैसे श्वसन जनठांत्र या फिर आपका जनन मूत्र पथ पर आश्रित करने वाले एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप, है ना। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कायकीय रोध भी हमारे पास होते हैं। कायकीय रोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारे क्या होते हैं, कायकीय रोध, कायकीय यानी फिजियोलॉजिकल, कायकीय मतलब कोई कार्य से, कुछ प्रोसेस से वो चीज बन रही है। जैसे आंसू है ना, आंसू हो गए, लार हो गई, इनके अंदर हमारे पेट के अंदर अमल हो गया, वो जो होते कुछ रोगाणुओं की वृद्धि को रोक सकते हैं, तो ये हमारे होते कायकीय। फिर आते हैं कोशिकीय रोध। कौन से आते हैं, कोशिकीय रोध होते हैं। कोशिकीय रोध वो होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर कोशिका के रूप में मौजूद होते हैं और वो कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर होने वाले रोगों की रोकथाम करते हैं। जैसे कि श्वेताणु, श्वेत रक्त कोशिकाएं हमारे अंदर होती हैं, या फिर जैसे कि आपका श्वेताणु के अंदर एक केंद्रकाणु हो गया, या फिर आपका न्यूट्रोफिल्स हो गया, मारक लिम्फोसाइट्स हो गए, ये सारी चीजें, भक्षाकाणु हो गए, ये सारे आपके कोशिकीय रोध में आते हैं। फिर हमारे पास आखिरी आता है साइटोकाइनिन रोध। साइटोकाइनिन रोध क्या है, देखो मान लो अगर किसी का शरीर एक विषाणु से संक्रमित हो जाता है, तो जहां जहां वो संक्रमण होगा वो कोशिकाएं एक प्रोटीन का मैं कहूंगी उत्पत्ति करेंगी या फिर उसका श्रावण करेंगी, जिसका नाम होता है इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन नाम का जो प्रोटीन है, ये हमारे असंक्रमित कोशिकाओं को बचाने का काम करता है। अब जो हमारी दूसरी थी जिसको हमने कहा उपार्जित, उपार्जित का मतलब क्या होता है, हम किसी अलग जगह से, हमारे शरीर से बाहर से अर्जित करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। अगर मैं उपार्जित प्रतिरक्षा की बात करती हूं तो ये हमको कहां से मिलती है, ये हमको ज्यादातर हमारी माता से मिलती है, जब प्रथम दुग्ध का पान हम करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो और दूसरा एक चीज होता है, मान लो कोई भी विषाणु हमारे शरीर में पहली दफा आया है, हमारे शरीर में पहले कभी नहीं आया, पहली दफा आया है, तो उसके जवाब में, उसके अनुक्रिया में हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है, तो वो भी उपार्जित के अंदर आता है। प्राथमिक अनुक्रिया उसको हम बोलते हैं। जब प्राथमिक अनुक्रिया हो जाती है तो उसके बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी होती है। अब जब वो दोबारा से पैथोजन, दोबारा से वो रोग, हमारे जीवाणु हमारे शरीर में दाखिल होगा, तो वो जो प्राथमिक अनुक्रिया जो थोड़ी कम होगी, अब की बार आपकी द्वितीयक अनुक्रिया होगी, और द्वितीयक अनुक्रिया बड़ी तगड़ी होगी और पूरे रोगाणु को या जीवाणु को भगा दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहां से, इसी को हम बोलते हैं कि ये आपकी कैसी है, ये आपकी स्मृति, ये आपकी स्मृति वाली प्रतिरक्षा हम इसको बोल देते हैं कई दफा। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारे जो यहाँ पे ये आई है, एंटीबॉडी लड़ने की क्षमता आई है, जो उसके दाखिल होने से हमारा शरीर कोई अनुक्रिया देता है, वो क्या देता है कि उसके अंदर बी लिम्फाणु और टी लिम्फाणु क्या कर देते हैं, वो हमारे शरीर में एक प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रतिरक्षी। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। टी कोशिकाएं तो खुद प्रतिरक्षी का श्रावण नहीं करती हैं, परंतु उसको उत्पन्न करने में बी कोशिकाओं की सहायता करती हैं। ये चीज आप सभी याद रखेंगे। अब जो हमारी प्रतिरक्षा होती है वो कुछ ऐसी होती है जहां पे 2 श्रृंखलाएं होती हैं। ये 2 श्रृंखलाएं हैं। अगर इन 2 श्रृंखलाओं का आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, एक आपके पास ये वाली श्रृंखला है, इसको हम कहते हैं भारी श्रृंखला। एक ये श्रृंखला, ये है हल्की श्रृंखला। यानी देखें तो 4 श्रृंखला है, 2 हल्की और 2 आपकी भारी, तो इसीलिए H2L2 भी इसको हम बोलते हैं। यही हमारी क्या है, प्रतिरक्षी है। यही हमारी क्या है, प्रतिरक्षी है, ठीक है। अगर ये प्रतिरक्षी हमारे तरल, अगर ये हमारे कहां पे, अगर ये हमारे तरल के अंदर, तरल पदार्थ में है, तरल उत्तक में है, हमारे खून के अंदर, ये रक्त के अंदर है, तो उसको कहते हैं तरल प्रतिरक्षी अनुक्रिया, यानी ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये कोशिका के फॉर्म में है, यानी कि आपकी जैसे WBC, मैक्रोफेज, इनके फॉर्म में है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। इसके 2 तरीके हो सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा अब अगर बात करें तो हमारी जो प्रतिरक्षा होती है वो सक्रिय भी हो सकती है और वो आपकी निष्क्रिय भी हो सकती है। सक्रिय नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो सक्रिय होती है, जो कैसी होती है, सक्रिय होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे जो प्रतिजन जीवित या फिर मृत रोगाणु जो है किसी प्रोटीन की फॉर्म में हो और इससे हमको जो प्रतिरक्षा मिलती है वो सक्रिय मिलती है, इसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर पहली दफा जो स्मृति से हमारी एंटीबॉडी बनती है वो हमारी सक्रिय में आएगी, क्योंकि हमारे शरीर ने सक्रिय रूप से बनाई। हालांकि उसका जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो थोड़ा हल्का हल्का होगा, बट बहुत सटीक होगा और कंप्लीट मतलब पूर्ण तरीके से ठीक करने वाला होगा। फिर दूसरा आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय वो होती है जो आपकी खुद के शरीर में क्रिया नहीं होती है, बाहर से ही लेते हैं। जैसे कि हम पोलियो की वैक्सीन, पोलियो की 2 बूंद पीते हैं, वहां पे क्या होता है, जो भी वायरस पोलियो बनाता है या तो उसको मार के पैथोजन को डालते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रोटीन हमारे शरीर में डाल दिया जाता है जिसको हमको हमारा एक बॉडी फेक अलार्म लेता है। बोलते ना अलार्म बजता है सुबह, फेक अलार्म, झूठा अलार्म लगता है। हमारे शरीर को जबरदस्ती कहा जाता है कि एक ऐसा कुछ विषाणु हुआ है, इसके लिए एंटीबॉडी बनाओ। ये आपका निष्क्रिय होता है। और इसी के अंदर आपका आ जाता है पीयूष। पीयूष यानी कोलेस्ट्रम, जो हमारे माँ के दूध में पहली दफा हम लेते हैं, वो भी हमारी निष्क्रिय के अंदर ही आती है, जहाँ पे हम रेडीमेड लेते हैं। अब आता है टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण। तो टीकाकरण का तो पता ही हमको, अगर हमको किसी रोग से बचना है तो उसके लिए हम टीकाकरण बहुत दफा शब्द सुनते हैं कि जो टीकाकरण हम करते हैं। यहाँ पे हम हमारे शरीर के अंदर किसी भी जिस भी प्रतिजन के विरुद्ध हमको हमारे शरीर को बचाना है, हम क्या करेंगे, हम उसका कोई ऐसा वो लेंगे, कोई प्रतिरक्षी या फिर आपका प्रति आवेशित, जिसका हमका कोई मतलब है ही नहीं, किसी तरीके से एक्टिव ही नहीं है, वो आपका प्रबल है ही नहीं। ठीक है, उसको हम देंगे। ठीक है, आपका वो, 1 मिनट रुकिए, चलिए। हाँ, तो क्या करेंगे भैया, टीके के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रतिवर्ती प्रभावन होता है, यानी हम जानबूझ के ऐसा कुछ हमला करा देते हैं, शरीर को फेक अलार्म देंगे और उससे हमारी एंटीबॉडी बन जाएंगी। वो वाला सिस्टम है, वो टीकाकरण वाला जो मैंने आपको शुरू में ही कहा था। ठीक है, अब आता है एलर्जी। एलर्जी में क्या होता है, जैसे हमको कोई चीज हो गई, उससे हम बहुत एलर्जी छींक रहे हैं, बहुत खांस रहे हैं, है ना। इसमें होता क्या है, अगर जो पर्यावरण है, पर्यावरण के अंदर कुछ ऐसे प्रतिजन होते हैं जैसे कि धुआं है, मिट्टी है, कोई परागकण है जो हमारी नाक में चला जाए तो उससे हमको बहुत ज्यादा छींक आना लग जाए। ठीक है, वो हमारी क्या होती है, एलर्जी होती है। वो क्या कहती है, एलर्जी होती है, जिससे हमारा शरीर जो है अतिरंजित अनुक्रिया करता है। ठीक है, और ज्यादातर जिसकी वजह से ये होती है उसको हम प्रतिजन बोलते हैं, जैसे धूल की चिटरी, पराग कण, प्राणी लघु शल्क, इन सब की वजह से होता है। और ज्यादातर एलर्जी के अंदर जो प्रतिरक्षी बनती है वो IgE की तरह की बनती है। और एलर्जी के अंदर जो हमारी मास्ट कोशिकाएं होती हैं वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायन का श्रावण करने लग जाती है, जिससे हमारा ऐसा शरीर में हाल हो जाता है। अब आता है स्व प्रतिरक्षा। क्या आता है जी, स्व प्रतिरक्षा। देखो हमारे शरीर में ना हमारी कोशिकाओं को पता होता है जी ये मेरी कोशिका है, ये कोई बाहर की कोशिका है, पर कई दफा कोई आपका जेनेटिक डिफेक्ट होने की वजह से, DNA के अंदर कोई आपका परिवर्तन अपवर्तन होने की वजह से हमारे शरीर की कोशिकाएं ये भूल जाती हैं कि ये जो कोशिका है ये हमारी है कि किसी और की, और वो अपनी ही कोशिकाओं को मारना शुरू कर देती है। इसी को हम बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा। यानी कि यहाँ पे हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर को ही क्षति पहुंचाने लग जाती है, हमारे शरीर के खिलाफ ही हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, और ऐसे रोगों को हम बोलते हैं स्व प्रतिरक्षा रोग। और जैसे कि आपका यहाँ पे आमवाती या फिर संधिशोध, ये ज्यादातर यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए आगे देखिए, शरीर के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। लसिका भाग, अंग के बारे में, उत्तक कोशिकाएं, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं
तो हमारे अंदर जो लसिकाभ अंग होता है, क्या होता है, जो लसिकाभ होता है, लसिकाभ अंग होता है, ये वे अंग है जो हमारी लसिकाणुओं को उत्पन्न करती हैं, ठीक है, या उनका परिपक्वन करते हैं, या प्रचुरोद्भवन होता है, या जो भी है। अब ज्यादातर ये हमारे अस्थि मज्जा में बनता है या हमारे थाइमस, हमारी ग्रंथि के अंदर बनता है। अब यहाँ पे कुछ अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभेदित होता है, यानी कि हमारा प्रतिजन का वो बनता है, WBC का फॉर्मेशन जो होता है, सीधी सी बात में कहूं, और परिवन के बाद लसिकाणु प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं, हमको ये भी पता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो अस्थि मज्जा हमारा मुख्य, अस्थि मज्जा हमारा क्या है, मुख्य लसिकाभ अंग है, जहां पे लसुकाणु समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। थाइमस भी एक समपाली यानी एक लोब्ड अंग है जो हमारे हृदय के पास होता है और जन्म के स्थान से ही होता है, और जन्म के स्थान में भी बढ़ता रहता, जैसे जैसे बड़े होते यौवनावस्था में जाते हैं, बड़ा होता जाता है, बुढ़ा की तरफ बढ़ते जाएंगे, बुढ़ापे की तरफ जाते जाते नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से हमारी जो बूढ़ों के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है, ठीक है। तो मुझे ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, ये तो हमको पहले से ही मालूम है। एड्स पे आ जाते हैं। देखो अगर मैं एड्स की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपका एड्स शब्द जो कि उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण के लिए प्रयुक्त होता है, यानी कि आपका यही जहां पे हमारी जो एक्वायर्ड, जो हमारी उपार्जित प्रतिरक्षा होती है उसके अंदर कमी हो जाती है तो हमको एड्स हो जाता है। और ये अगर बात करूं तो पहली बार इसके बारे में 1981 में पता चला था, जो लगभग पिछले 25 वर्षों के सारे विश्व में फैल गया है अभी हाल के समय पे, और करोड़ों लोगों की इसकी वजह से मृत्यु भी हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका जो ये एड्स है ये करता क्या है, ये होता है आपको एक विषाणु की वजह से, जिसका एक समूह है, उस समूह का नाम है पश्च विषाणु। इस पश्च विषाणु की वजह से ये रोग होता है। एड्स का एक आपका वायरस है, इसको HIV बोलते हैं, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV की वजह से एड्स होता है, HIV वायरस है, एड्स रोग है, ठीक है। देखो ये करेगा क्या, यहाँ पे समझे, जैसे ही ये हमारा विषाणु है, ये हमारा पश्च विषाणु है, ये क्या करेगा, ये पश्च विषाणु हमारे शरीर के अंदर जैसे ही जाएगा तो विषाणु संक्रमित जो सामान्य कोशिका होंगी यहाँ पे कुछ चीजें करना शुरू कर देगा। जैसे ही हमारे शरीर में ये जाता है, हमारे शरीर के अंदर ये ढूंढता है कुछ मैक्रोफेजेस को। किसको ढूंढता है, मैक्रोफेजेस को, जहां पे इस विषाणु का RNA हमारी कोशिकाओं में प्रवेशित कर जाता है। अब इस विषाणु का जो RNA है उसको DNA में परिवर्तित कर दिया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, प्रतीप ट्रांसक्रिप्टेज से, और उसके बाद ये जो हमारा उसका DNA बन गया है, ये DNA हमारे T लिम्फोसाइट या B लिम्फोसाइट्स के पास जाता है और बहुत सारा रेप्लिकेट करता है, बहुत सारी प्रतिकृतियां बनाता है। प्रतिकृतियां बनाने के बाद खूब सारा ये हो जाता है और यही हमारे शरीर को नष्ट करने का काम भी करता है। ये चीज आप सभी को याद रखनी है, चाहो तो इसको हम पढ़ भी सकते हैं। अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका जो पश्च विषाणु है, पश्च विषाणु जिसके अंदर RNA जीनोम होता है, इसको ढकने वाला एक आवरण होता है ना, जो ज्यादातर आपका संक्रमण करता है। अब संक्रमित व्यक्ति जो है यौन के संपर्क से, सदूषित रक्त से, रुधिर से या फिर संक्रमित सुइयों के साझा करने से इस रोग को प्राप्त करता है, या संक्रमित मां से उसके बच्चे में आ सकता है, अपरा से। अब यहाँ पे होता क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है, देखो जैसे ही ये विषाणु हमारे शरीर में आएगा ना, ये हमारी बृहत भक्षाणु, कौन सी बृहत भक्षाणु यानी कि मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहां पे उसका RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टोज का प्रयोग करके प्रतिकरणीय हमारा DNA बना लेता है। अब ये जो DNA इसका बना है, ये DNA हमारी कोशिकाओं के अंदर समाविष्ट होके
आपका क्या करेगा, अलग अलग संक्रमित विषाणुओं के कण पैदा करने लग जाता है। अब जो बृहत भक्षकाणु है जो विषाणु का उत्पन्न कर रही है, अब वो एक तरीके से HIV की फैक्ट्री की तरीके से काम कर रही है। देखो यही तो था जो उसका DNA बना रहा था। उसके DNA के बन जाने से, विषाणु में DNA के बन जाने से परपोषी की कोशिकाओं में विषाणु का DNA है और ऐसी ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये आपके टी लिम्फोसाइट्स में, टी लसीकाणुओं के पास जाएंगी। उनके अंदर घुस जाने के बाद वहां पे खूब सारी ही प्रतिकृति बनवाती है, खूब सारी ही प्रतिकृति बनवाती है और बाद में उन्हीं लसीकाणुओं पे हमला कर देती है। और आपको पता है कि लसीकाणुओं से हमारे शरीर को प्रतिरक्षा मिलती है, यानी हमारी प्रतिरक्षक कोशिकाओं को मार गिराया जाता है। ठीक है, एड्स के लिए जो रोकथाम है, एड्स के लिए जो रोकथाम है वो रोकथाम हमारी क्या है कि हम ये कर सकते हैं कि भैया हमारी एड्स को पहली बात तो ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये है कि हम यहाँ पे अगर कुछ ऐसा होता है तो हम पहले दवाई ले लेंगे। ठीक है, और अगर हमको ऐसा कुछ है तो हम वहाँ पे किसी के साथ संपर्क में तो कम से कम इस तरीके से नहीं आएंगे कि दूसरे को भी संक्रमण हो जाए। ठीक है, दूसरे को भी संक्रमण हो जाए। और अगर यहाँ पे बात करूँ तो आपके इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट। ठीक है, कैंसर की अगर मैं बात करूं तो कैंसर एक बहुत ही भयानक रोग है। कैंसर जो क्या है भैया, एक बहुत ही भयानक रोग है जो विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कुछ कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं कैंसरस यानी कि आपके कार्सिनोजेनिक रूपांतरण उनका हो जाता है। और देखो हमारी कोशिकाएं ऐसी तो है नहीं बस बढ़े जा रही है, उसके एक निश्चित आयतन होता है जी, इतनी ही बढ़ेगी। अब वो कई बार हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं। मान लो इतना सा हाथ बन रहा और बहुत मोटा सा हाथ बन जाए तो वो कैंसरस हो जाएगा। यानी जब कोशिकाएं अपनी वृद्धि करने की क्षमता को, विभाजन करने की क्षमता को खो देती हैं और वो अनियंत्रित रूप से विभाजन करती रहती हैं, उससे आपका क्या हो जाता है, कैंसरस हो जाता है। और जब ऐसा कुछ होता है, जब उसकी कोशिकाओं का ये गुण खत्म हो जाता है तो फलस्वरूप वो विभाजित करना रखती है और जिससे आपका अबूर्द बढ़ जाता है, ट्यूमर बन जाता है। अब जो अबूर्द है ये दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है सुदम, एक होता है दुर्दम। ठीक है, सुदम वो होता है जो अपने मूल स्थान पर ही रहता है और दुर्दम वो होता है जो अलग अलग स्थानों पे जाता है और इसको हम नियोप्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि कैंसर के क्या क्या कारण हैं, किन किन कारणों से हमारा कैंसर हो जाता है, तो हमारे कारण क्या रहते हैं। या तो हम किसी भी भौतिक, रासायनिक और जैविक किस्म की चीजों से होता है। मान लो हम किसी एक्स किरण, गामा किरण या किसी आयनीकरण विकिरण के आसपास चले गए, पराबैंगनी किरणों के आसपास चले गए, तो वो हमारे DNA को क्षति पहुंचाता है और उससे हमारा नवद्रव्य रूपांतरण हो जाता है। अब अगर बात करूं तो तंबाकू से हमको ये हो जाता है जिसको हम बोलते हैं अबूर्दीय विषाणु। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ जीन हमारे पास ऐसे होते हैं जो हमारे काम को करते हैं, हमारे पास कुछ जीन होते हैं वो एक्टिव हो जाते तो भी हो जाता है, बायोलॉजिकल में यही आएगा। ठीक है, अगर इसके अभिज्ञान और निदान की बात करूं तो ये ज्यादातर आपके जीवोत्ती परीक्षा यानी बायोप्सी से कुछ हम उत्तक लेते हैं, उन उत्तकों को हम जब काट के देखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी इसको हम कहते हैं, तो उन उत्तकों की जांच पड़ताल से ही हम पता करते हैं जी हमको यहाँ पे कैंसर है या फिर कैंसर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि विकिरण चित्रण होता है, अभिकलित टोमोग्राफी होती है, चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग होती है, MRI जिसको हम कहते हैं। इन सारी चीजों से हम इनका पता भी लगा सकते हैं। उपचार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उपचार के लिए इसकी शल्य क्रिया है, विकिरण चिकित्सा है, साथ में कुछ इसके ऐसे वो है ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं औषधि है जिससे हम ले सकते हैं। और काफी दफा जब हम यहाँ पे औषधियों की बात करते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या होते हैं, कुछ कमी होने लग जाती है, जहाँ पे हम बाल झड़ने लग जाते हैं, अरक्ता हमको हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग। देखो ड्रग्स की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग तरीके के ड्रग्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि ड्रग्स हमारे होते हैं, अच्छी चीज भी होती है ड्रग, बुरी चीज भी है। अच्छी चीज अगर आप लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हो, बुरी अगर अनलिमिटेड अमाउंट में ले रहे हो, बुरी अगर आप ये अनलिमिटेड अमाउंट में ले रहे हो।
जैसे कि हमारे पास 3 तरीके के ड्रग होते हैं, एक होते हैं ओपियोइड्स, फिर एक होते हैं कैनाबिनॉइड्स, फिर एक होते हैं कोको एल्कलॉइड्स। ये ज्यादातर ना पुष्पीय पादपों से ही प्रदान लिए जाते हैं और कुछ ऐसे भी है जो कवक से मिलते हैं। जैसे कि इसका हर किसी का हमारा जो CNS होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उनके अंदर इसके कुछ पथ होते हैं जहां पे जुड़ता है, उसके कुछ ओपियोइड्स ग्राही होते हैं जहां पे ग्रहण होता है, फिर इसका इफेक्ट दिखता है। जैसे कि ओपियोइड है, ओपियोइड एक ऐसा ड्रग है जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में या फिर हमारा जठरांत्र पथ में मौजूद इसके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और ये ज्यादातर हमको स्मैक के नाम से भी इसको जानते हैं, हीरोइन के नाम से भी इसको जानते हैं, डाईएसिटाइल मॉर्फिन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जहां पे इसका एसिटिलीकरण किया जाता है और इसको एक पौधे से प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है पैपेवर सोमिनिफेरम, जो कि आपके पैपेवर सोमिनिफेरम के लैटेक्स से हम इसको निष्कर्षित करते हैं और एक तरीके का अवसादक है। कैसा है? अवसादक है, हमारे शरीर की प्रक्रियाओं को धीमा करता है। देखो कुछ इस तरीके का दिखता है हमारा ये अफीम का पौधा, ये अफीम सोमिनिफेरम। अगर मैं बात करूं दूसरा, तो हमारे पास एक भांग का देखो कुछ इस तरीके का पौधा होता है और भांग से हमको मिलती है कैनाबिनॉइड। की अगर मैं बात करूं तो कैनाबिनॉइड हमको मिलता है कैनबिस सटाइवा के पौधे से, कैनबिस सटाइवा के पौधे से हमको ये मिलता है। अगर इसकी बात करूं तो इसके पत्ते, फूल, हर तरीके से चीज यूज की जाती है। फूल का शीर्ष, पत्तियां, इसकी राल, रेजिन, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। उससे मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा, ये सारी चीजें हम बनाते हैं। ज्यादातर ये आपके अंतःश्वसन और मुख से द्वारा खाए जाने वाले मादक पदार्थ हम बनाते हैं और इससे आपका हृदय वाहिकाओं पे भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद आता है आपका कोको एल्कलॉइड या कोकीन या कोका, जो एक आपका इरिथ्रोजाइलम कोको नाम का पेड़ होता है जहां से हम इसको ढूंढते हैं, और इसको ज्यादातर हम कोक या क्रैक के नाम से भी जानते हैं। ये जोर से सांस लेके अंदर हम इसको खींचते हैं, जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना, सफेद सफेद पाउडर है ना, और क्रेडिट कार्ड से हम ऐसे उसको काटते हैं, लाइन बनाते हैं, फिर उसको खींच जाते हैं, तो वो वाली चीज यहाँ पे कही गई है। ठीक है, अब ज्यादातर इनके खा लेने से ना आपको अत्यधिक मात्रा में विभ्रम यानी कि आपको भ्रम होने लग जाता है, जो चीज हो नहीं रही वो चीज आपको महसूस होने लग जाता है, तो ये ज्यादा अच्छी नहीं है, कहने का मतलब सिर्फ यही है। और अगर मैं बात करूं तंबाकू की, अगर मैं किसकी बात करूं, तंबाकू की बात करूं, तो तंबाकू के प्रयोग से मानव के अंदर आपका कैंसर भी बनता है और इसके अंदर आपका एक निकोटीन, एक एल्कलॉइड निकोटीन नाम का केमिकल या रसायन मौजूद होता है जो हमारे अधिग्रंथि को उत्पित करता है, और बहुत सारा एड्रेनल और नॉन एड्रेनल रक्त के अंदर हमारा मोचित करा देता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, रक्तचाप और हृदय स्पंदन की दर बढ़ा देता है, साथ में हमारा फुफ्फुस, मूत्राशय, गले के कैंसर के लिए भी आपका हो जाता है, जठर वर्ण भी इससे होते हैं, हृदय रोग भी, एम्फीसेमा यानी वातस्फीति भी हमारी छोटी पड़ जाती है इससे। ठीक है, अब यहाँ पे किशोरावस्था और ड्रग एल्कोहल के प्रयोग, तो ये मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि सारी कहानी क्या है, ये सारी की सारी यही कहानी है यहाँ पे। हाँ, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ये पूछा नहीं जाता है, ज्यादा पूछा नहीं जाता है, पर अगर ऐसा कुछ है तो हम फिर भी इसको एक बार कर लेते हैं। चलिए देखो होगा क्या, यहाँ पे सब कुछ हमारा हो चुका है, कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं बचा हो। यहाँ पे ये हो गया है, ये हमारा यौनावस्था, नशीले पदार्थ, ये हो गया है। देखो कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नई नई उम्र के बच्चे आते हैं, जो कि आपके ज्यादातर जिसको किशोरावस्था आती है, तो किशोरावस्था की आने से ना उनको ये हो जाता है जी मेरे को सब कुछ ही ट्राई करना है, मेरे को हर चीज क्या करना है, प्रयोग करना है, मेरे को दारू पी के देखना है, मेरे को ड्रग पी के देखना है। तो इस केस में हम ज्यादातर वो चीजें कर लेते हैं, राइट। अब होता क्या है, ज्यादातर ये कारण क्यों है ये कर लेने का, कई बार तो हमारे मन में चुल रहती जी, कर ही लेते हैं। फिर कोई दोस्त है, भाई तू मर्द नहीं है, तूने दारू नहीं पी, तू औरत नहीं है, तूने दारू नहीं पी, तो ऐसी चीज है, तेरे को तेरी भाभी की कसम है, तेरे भाई की कसम है, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये सारी चीजें है ना। या फिर हमको डिप्रेशन, हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं, उस केस में हम ये कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ ड्रग जाने की बजाय हमको ये चाहिए कि हम अपने माता पिता से बात करें, दोस्तों से बात करें, आपके जो ये नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उधर से मदद ले और अपना जीवन स्वस्थ बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे एंड सी यू।